एज यूजल हमारा न्यू कोर्स है तो बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारी यहाँ स्पेशल ट्रांजिट सीरीज़ में। और गणेश जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये कोर्स सक्सेसफुल हो, आप लोग कुछ सीख कर जाएं, मैं भी आपके साथ कुछ सीखूं, मतलब उन सबको कामयाबी मिले जो भी हम टाइम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम बेसिकली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ट्रांजिट। तो फर्स्टली तो सभी को एक मैं छोटी सी एडवाइस दूंगा, वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है, इसलिए कि मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर आप लोगों की तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिला है बहुत सारी चीज़ें। तो सभी लोग एक तो डेस्परेट ना हो, एस्ट्रोलॉजी में कभी भी ये ना सोचें कि बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। माँ की कोख से जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसे बड़े करने के प्रोसेस से ज़्यादा स्लो प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजी सीखना। गिरते पड़ते हुए कुछ कॉन्सेप्ट आपको उल्टे नज़र आएंगे, कुछ सीधे नज़र आएंगे, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। सब कुछ सीखते चले जाना है और इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी कि किस चीज़ का यूज़ करना है और किस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि हमें कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, नहीं। एस्ट्रोलॉजी ये है कि हम कितनी मिनिमम चीज़ों के बेस को, मिनिमम चीज़ों को यूटिलाइज करें। ठीक है। तो उसमें आप जो भी लोग थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं कि हम 2 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, मैं 50-50 साल वाले लोगों को जानता हूँ जो आज तक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाते। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डेस्परेट ना हो, आसानी से आराम से प्रेशर लिए बगैर, माइंड पे प्रेशर नहीं लेना एक तो कि नहीं हम ये एस्ट्रोलॉजी आई नहीं, हमें इतने दिन हो गए। ये ऐसा ही प्रोसेस है और ज़िंदगी भर सीखते रहोगे, जब तक आप करते रहोगे इसके अंदर आपको नई चीज़ें मिलेंगी। और ये बात मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ कि जो अभी मैं आपको कोर्स कराऊंगा वो आप में से अधिकतर ने सुना भी नहीं होगा। मैंने इसका नाम दिया है स्पेशल ट्रांजिट। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्या मतलब इन जनरल शायद ही किसी ने सुना होगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको। आप नॉर्मल ट्रांजिट पढ़ते हैं, नॉर्मल ट्रांजिट आपको कहीं कहीं पर कोर्स में कराया जाता है। जब भी आप बड़े बड़े कोर्स बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो आपको एक किताब बता देते हैं और आपको ये बता देते हैं कि ये चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 के अंदर ये फलाना प्लेनेट ट्रांजिट करेगा तो आपको अच्छे फल दे देगा, बुरे फल दे देगा। पर ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, वो प्रैक्टिकली नहीं होता उसमें से कुछ भी। अब उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा बिगनिंग में आपको, 4-5 मिनट। बैकग्राउंड ये है कि आपका जो ट्रांजिट का कंसेप्ट, ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है। पहली चीज तो ये जान लीजिए। मैंने कहा था ना मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सोचोगे आपको पहले से पता नहीं होंगी। ट्रांजिट का कोई कंसेप्ट नहीं था वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बिगिनिंग में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई थी सदाचारी जी ने बनाई थी। आप अधिकतर लोग पाराशर जी का नाम जानते हैं। पाराशर जी बहुत लेट आए थे, उससे पहले सभी की सभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बन गई थी। और सदा जैमिनी भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी पाराशरी जी से पहले थी। और इसके बाद क्योंकि पाराशर जी ने भी जैमिनी को यूटिलाइज किया था अपने शास्त्र के अंदर, तो सदाचारी जी ने स्टार्टिंग में बनाई थी और पाराशर जी ने भी। वहाँ पर दशाओं का मेंशन है आपकी, अलग अलग वो है, मतलब अराउंड 45 तरह की दशाएं होती हैं और उनके यूटिलाइजेशन के बेसिस पर प्रेडिक्शन दी जाती थी। रीजन क्या था? ट्रांजिट की जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी ट्रांजिट की। आज आप देखते हो ना, एक कोई सा भी ऐप खोला और फटाफट सभी प्लेनेट का ट्रांजिट पता चल गया विद इन ए मोमेंट। आप इमेजिन करिए जिस समय पर ना कोई बुक थी, जिस समय पर ना कोई पेन था, जिस समय पर ना कोई कम्युनिकेशन था, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं था, तो ट्रांजिट कैसे पता चलेगा? तो कोई बहुत बड़े मैथमेटिशियन एक आध लोग होते थे, उन्हें ट्रांजिट की जानकारी होती थी। बस डे टू डे ट्रांजिट लोगों को नहीं पता होता था, इसलिए ट्रांजिट का यूटिलाइजेशन था ही नहीं बिगिनिंग के अंदर। और ये आपका इवन बरामीर के टाइम पर भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी आपने जिन्होंने पढ़ा होगा, बरामीर आपका 500 बिफोर क्राइस्ट हुए थे। वो आपके विक्रमादित्य के शासन में एक वो थे एस्ट्रोलॉजर, और उनके बेटे पृथ्वीशास थे जिन्होंने आपका सबसे पहले प्रश्न के बारे में षट पंचाशी का बुक लिखी थी। वो 2000 साल पुरानी है, तो वो आपकी पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं है। आज के समय पर जो आप पढ़ते हो उसके अंदर आपके इंडिया के अंदर ये पूरा आपको पता है कि हम मानते हैं भारत को एक एक्सटेंडेड इंडिया मानते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर आगे तक फैला हुआ था। बहुत सारी कल्चर यहाँ पर मिली हुई थी।
तो उन सभी कल्चरों के अंदर यूनानी और अफगानिस्तान वगैरह वहाँ ताजिक एस्ट्रोलॉजी यूज हुआ करती थी, अरेबियन एस्ट्रोलॉजी। तो जो आपका प्रश्न के अंदर हम ताजिक का भी यूज करते हैं उसे मिक्स करके, और वही लोग ट्रांजिट का भी यूज किया करते थे। ट्रांजिट के बारे में उनकी जानकारी हमसे कहीं बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें प्लैनेट्स की एक्चुअल मूवमेंट पता थी, तो वो लोग ट्रांजिट का उपयोग किया करते थे। और बाद में हमने इसका अमलगम किया कि हमारी दशाओं को तो हमने रखा एज इट इज, और ट्रांजिट को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया, दोनों को मिक्स किया। अब वहां पर दिक्कत क्या थी, एक मिनट, देखिए बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूं आपको, सबको मैं एडवाइस दूंगा आप थियोरिटिकल पार्ट इसका समझें थोड़ा सा ट्रांजिट का, तब आपको ट्रांजिट का असली मतलब समझ में आएगा। जो आप रटे रटाए मेथड से जिस तरीके से ट्रांजिट लगाते हो वो ट्रांजिट होता ही नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं हम क्या लगाते हैं, अभी आपको समझ में आएगा एक कोर्स करके जाओगे तो देखिए क्या हुआ कि वो ट्रांजिट के बेस पे प्रेडिक्शन देते थे, हमारे यहाँ पे दशाओं के बेस पे देते थे, दोनों ही की गलत जाते थे प्रेडिक्शन। ट्रांजिट के बेस पे इवेंट हो नहीं सकता, और ओनली दशाओं के बेस पे टाइम नहीं कर सकते आप, कि आपको एक्यूरेटली यदि किसी इवेंट को टाइम करना है तो केवल दशा के बेस पे टाइम नहीं किया जा सकता। आप महादशा अंतरदशा ले लीजिए, प्रत्यंतर दशा ले लीजिए, अब उसकी भी आपकी ड्यूरेशन काफी बड़ी होती है। अब हमें पता चल गया इस अंतरदशा में इवेंट होगा, 3 साल की अंतरदशा है, कब होगा कैसे पता चलेगा। प्रत्यंतर दशा भी सपोज 3-4 महीने की है, अब उस ड्यूरेशन में वो इवेंट कब होगा। तो दोनों के साथ दिक्कत थी, उनके साथ भी दिक्कत थी, हमारे साथ भी दिक्कत थी। तो आगे धीरे धीरे जैसे एस्ट्रोलॉजी में आया तो अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, दशा को और ट्रांजिट को मिक्स कर दिया गया। आज के समय पर जो हम पढ़ते हैं वो हम दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जिसे हम लोअर ग्रेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, नीचे तबके की एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी की सबसे खराब फॉर्म बोलते हैं, वो है केवल ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्ट करना। जो लोग केवल ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्ट करते हैं वो आप ये मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट कभी भी इवेंट पूरी तरीके से नहीं दे सकता। ओनली ट्रांजिट, मैं नहीं कह रहा ट्रांजिट इवेंट नहीं देता, ओनली ट्रांजिट इवेंट नहीं दे सकता जब तक कि आपको कुंडली में प्रॉमिस देखना ना आए। बहुत सारे लग्न देख के बता देंगे कि इस जगह पर ये ट्रांजिट कर रहा है, ये काम आपका होने वाला है, नहीं। ट्रांजिट इवेंट करवा सकता है मगर प्रॉमिस तो जरूर होना चाहिए। केवल ट्रांजिट के बेस पर इवेंट कभी घटित नहीं हो सकता। ओनली ट्रांजिट, ये पता चल गया कि आपकी लग्न में ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर, तो आपका ये इवेंट होगा, नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 3 चीजें चाहिए होती हैं इवेंट के होने के लिए। सबसे पहले तो प्रॉमिस होना चाहिए आपकी कुंडली में, प्रॉमिस नहीं है तो ना दशा कराएगी ना ट्रांजिट कराएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रॉमिस है, दैट इज ए स्टैटिक प्रॉमिस। स्टैटिक, अब प्रॉमिस क्या है जरा ध्यान से समझिए। आपकी जन्म कुंडली इंडिकेट करती है प्रॉमिस, और हम जब पैदा होते हैं तो हम जिस समय पर पैदा होते हैं उस समय की ट्रांजिट कुंडली को हम हमारी जन्म कुंडली बोलते हैं। आकाश के अंदर जो ग्रह जिस राशि में उस समय पर स्थित है उसे हम एक कागज के ऊपर उतार देते हैं, वहां पर लिख देते हैं, वो हमारी जन्म कुंडली बन गई। वो आकाश का चित्र है, आज के समय में उसे हम फोटोग्राफ ऑफ स्काई बोल सकते हैं। आप स्काई का फोटोग्राफ लीजिए, वो आपकी जन्म कुंडली है। सो जन्म कुंडली भी ट्रांजिट कुंडली है, हर कुंडली ट्रांजिट होती है। प्लैनेट कभी स्थिर नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता। हर एक प्लैनेट लगातार कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, हर एक प्लैनेट लगातार कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, आपको पता है। तो हर मोमेंट आपका जब भी आपका स्काई के अंदर प्लैनेट की पोजीशन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो आप जिस समय पर पैदा हुए उस समय की जो आपकी कुंडली है वो आपकी जन्म कुंडली होगी। स्काई के अंदर जो भी प्लैनेट ट्रांजिट जहां पर कर रहे थे उन्हें वहीं पर हम बिठाकर एक चित्र बना लेते हैं जिसे हम ट्रांजिट कुंडली बोलते हैं। तो ट्रांजिट कुंडली आपकी जन्म कुंडली होती है आपके जन्म के समय की। उसके अंदर ग्रहों की स्थिति आपका प्रॉमिस बताएगी। प्रॉमिस का मतलब कि ये घटना आपके साथ घटित होगी भी या नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कहेंगे कि ये फलाना उसके ऊपर जा रहा है, ढिकाना उसके ऊपर जा रहा है। तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए दिमाग के अंदर कि ये घटना घटित नहीं हो सकती। जैसे समझिए आपको डॉक्टर लगाना है सरकारी हॉस्पिटल में, आपने 10th पास की हुई है, आप सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों? आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको MBBS करना पड़ेगा, MD करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बनेंगे।
आपको प्रोफेसर लगना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कितने ही करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मगर आपके पास यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है तब आप प्रोफेसर नहीं लग सकते। चाहे मालिक बन सकते हैं किसी शहर के, मगर प्रोफेसर लगने के लिए आपको मिनिमम, तो प्रॉमिस एक पर्टिकुलर इवेंट आपकी जिंदगी के अंदर घटित हो सकता है या नहीं घटित हो सकता है, वो आपकी जो स्थिर कुंडली है वो डिसाइड करती है बस। तो सबसे पहला काम जब भी आप प्रेडिक्शन करते हो तो आपको प्रॉमिस देखे बगैर आगे ना बढ़े। प्रॉमिस के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अब आते हैं आपके डायनेमिक फैक्टर्स। प्रॉमिस इज स्टैटिक फैक्टर, स्थिर है, प्रॉमिस बदल नहीं सकता। आज जो जिस दिन आप पैदा हो गए उस दिन सारे के सारे प्रॉमिस आपकी कुंडली में फिक्स हो गए। आपकी स्थिर कुंडली आपका प्रॉमिस बनाती है। तो प्रॉमिस बता दिया, जिसे हम राजयोग वगैरह देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है, ये सब कुछ देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं यहाँ पर जो कराऊंगा ये पाराशरी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिक्स करके कराऊंगा ट्रांजिट। बाकी तरह की एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर मैं मिक्स नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप में से बहुत लोग BNN के स्टूडेंट होंगे, बहुत लोग KP के होंगे, मगर ये जो मेरा ट्रांजिट का कोर्स है इट इज बेस्ड ऑन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मतलब पाराशरी के कंसेप्ट के साथ ऐड करके मैं आपको बताऊंगा। ये चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक प्रॉमिस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो भी लोग केवल ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो अपना कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में बदल लें कि केवल ट्रांजिट से कभी कोई घटना घटित हो नहीं सकती। ये सारी चीजें मैं आपको लिखी हुई भी दूंगा, अभी मैं वर्बली बता रहा हूं स्टार्टिंग के अंदर। दूसरा अब क्या होगा, घटना कब घटित होगी। अब दो चीजों को ध्यान से समझिएगा, दशा और ट्रांजिट। ये आपके दशा आपका एक्चुअली कार्मिक सीक्वेंस को इंडिकेट करता है। कार्मिक सीक्वेंस का मतलब आपकी जिंदगी के अंदर कब कब कौन कौन से आपके कार्मिक पोर्शन आपके एक्टिवेट होंगे, कब आपका 5वां भाव एक्टिवेट होगा, कब आपका 7वां भाव एक्टिवेट होगा, कब आपका 8वां भाव एक्टिवेट होगा, कब आपका 10वां भाव एक्टिवेट होगा। ये सब आपकी दशा सीक्वेंस बताती है। तो दशा सीक्वेंस इज ए डायनेमिक थिंग। हालांकि ये फिक्स है आपके लिए, मगर ये डायनेमिक है, लगातार बदलती रहेगी, हर पल बदलती रहेगी। दशा आपको पता है हर पल बदल जाती है। हर पल कैसे बदल जाती है? आप में से बहुत सारे कहेंगे नहीं जी प्राण दशा भी कुछ देर तक तो चलती है, पर मैं तो कह रहा हूं कि हर पल बदलती है दशा। एक्चुअली जो दशा का जो ड्यूरेशन होता है ना, आपकी शुक्र की 20 साल की दशा है, वो पूरी 20 साल एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ वो उसमें भी बदलाव आते रहते हैं दशा के अंदर। आपका हर दिन देखिए प्राण दशा बदल जाती है, तो प्राण दशा भी तो आपके किसी न किसी इवेंट को वो करती है ना गवर्न। तो आपकी दशा भी लगातार बदलती रहती है। तो आपकी लाइफ के अंदर जो हैपनिंग है, इवेंट है, वो अलग अलग बदलते रहते हैं। अलग अलग एज पर, अलग अलग समय पर आपके साथ अलग अलग इवेंट होते हैं, मगर किस समय पर कौन सा इवेंट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपकी दशाओं का होता है। अब दशा आपने डिसाइड कर ली, आप जिस लेवल पर भी काम करते हो, बहुत सारे लोग अंतर दशा लेवल पर काम करते हैं, बहुत सारे लोग प्रत्यंतर दशा लेवल पर काम करते हैं, और बहुत सारे लोग सूक्ष्म दशा लेवल पर काम करते हैं। यह आपकी अपनी आजादी है। महादशा लेवल पर किसी को काम नहीं करना चाहिए। महादशा का किसी भी इवेंट में कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। माइन्यूट डिटेलिंग में कोई रोल नहीं होता, टाइमिंग में कोई रोल नहीं होता महादशा का। केवल अंतरदशा से हायर लेवल का कोई भी रोल नहीं होता। अंतरदशा से, महादशा से टाइमिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 20 साल का जो इवेंट है उसमें आप कैसे टाइम कर पाओगे। तो टाइमिंग के लिए आपका जो दशा सीक्वेंस आती है वो निर्धारित करती है आपकी जिंदगी के अंदर कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। दशा ये बताती है कि किन किन भावों के लॉर्ड की दशा चल रही है, वो प्लेनेट किस भाव के अंदर बैठा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि ये हाउसेस एक्टिवेटेड है। अब दशा कैसे रिजल्ट देती है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांजिट कैसे रिजल्ट देता है, ट्रांजिट का रोल क्या है। अब आपकी दशा चल रही है पर्टिकुलर भाव की, तो उसका इवेंट होने का समय आ गया। समय आ गया तो ट्रांजिट क्या करेगा, यदि ट्रांजिट भी उसे फेवर करेगा तो उस भाव से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। ये आप सब लोग पढ़कर आते हो। दोनों में दशा और ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है। दशा अपना आप चलकर आती है, खुद चल के आती है दशा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। और दशा आपको अपना आप रिजल्ट देने के लिए डायरेक्ट करेगी। वो आपके लाइफ में वो समय आएगा, उस समय पर वो दशा आ जाएगी, और वो दशा वैसे हालात क्रिएट कर देगी, आपको उस कंडीशन में पहुंचा देगी, उस जगह पहुंचा देगी जहां पर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, अच्छे या बुरे। दशा अपने आप आपको पकड़ के वहां पर ले जाएगी। ट्रांजिट क्या करेगा, आप वहां पर चले गए, फाइनली जो ट्रिगर करता है उस इवेंट को, आप किचन के अंदर चले गए,
गैस के पास जाकर खड़े हो गए, ये तो आपको दशा लेकर जाएगी, मगर जो लाइटर ऑन करोगे दैट इज ए ट्रांजिट। आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आपका ट्रांजिट ट्रिगर करेगा। ट्रांजिट केवल ट्रिगर करता है। देखिए, हम आपने सुना होगा कि हम इसरो हमारा बहुत सारे सैटेलाइट बनाता है। इसरो सैटेलाइट बनाता है, प्रॉमिस क्या है, आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, पैसे दे दिए, भाई सैटेलाइट बनाइए। आपके साइंटिस्ट ने क्या किया, सैटेलाइट तैयार करके एक जगह पर खड़ा कर दिया, ये दशा सीक्वेंस लेगी उसको। एक समय आया, आपका सैटेलाइट बन गया, आपने ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आपने देखा होगा उल्टी काउंटिंग शुरू होती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और वो सैटेलाइट आपका लॉन्च हो जाता है। जो ये उल्टी काउंटिंग है, ये दशा है। दशा किसी भी इवेंट को ट्रिगर करती है। ट्रिगर मतलब आप उस स्थिति में बैठे हुए हो, जैसे 100 मीटर की रेस होती है, वो तैयारी करता है, बंदा जाके वहां पहुंच जाता है, खड़ा हो जाता है, और इसके बाद एक आपका वो वहां पर शॉट करते हैं वो गन से, और जैसे ही आवाज आती है दैट इज ए ट्रांजिट। तो ट्रांजिट आपका इवेंट को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। दशा और ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है? दशा खुद चलकर आती है। जैसे मैं, मेरे जो दशाओं का जिन्होंने कोर्स किया होगा उन्हें पता होगा, वो सेम एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पर, कि आप जब खाना खाने जाते हो तो एक होता है बुफे सिस्टम और एक होता है लंगर सिस्टम। तो लंगर सिस्टम में आप से गुजरात में आज भी चलता है, जमीन में बिठा देते हैं कुछ शीट वगैरह पर, वहाँ पर प्लेट रख देते हैं। राजस्थान में भी चलता है कि आपका जमीन में बिठा देते हैं और वहाँ पर आप बैठ गए, और गुरुद्वारा में चलता है लंगर सिस्टम में, आप एक प्लेट लेकर बैठ जाते हो, इसके बाद लोग आते हैं, धीरे धीरे कोई राइस दे जाएगा, कोई कड़ी दे जाएगा, कोई कुछ और दे जाएगा, और वो अपना आप आता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। एक जन आएगा, एक चीज दे जाएगा, दूसरा जन आएगा, दूसरी चीज दे जाएगा, तीसरा जन आएगा, तीसरी चीज दे जाएगा। ये दशा सीक्वेंस है, खुद चलकर आता है। दशा क्या आती है? खुद चलकर आती है रिजल्ट देने के लिए। तो दशा इज लाइक योर लंगर। आप बैठकर खाना खा रहे हैं, कुछ लोग आपको खिला रहे हैं, तो 1 बाई 1 वो अपने हिसाब से आपके पास आएंगे और आपको एक पर्टिकुलर चीज सर्व करके चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर दशाएं आती हैं एक के बाद एक, और वो अपनी सर्टेन थिंग्स आपको सर्व करके चली जाती हैं। ये हमारा दशाओं का रोल होता है। ट्रांजिट का क्या रोल होता है जब आपकी दशाएं आ जाती हैं? ट्रांजिट क्या करता है? ट्रांजिट इज लाइक ए बुफे सिस्टम। ट्रांजिट खुद रिजल्ट नहीं देता, ट्रांजिट वो हालात क्रिएट कर देता है। ट्रांजिट वो हालात क्रिएट कर देता है, उसके अंदर आपको रिजल्ट खुद लेने पड़ेंगे। इट इज लाइक ए बुफे सिस्टम। बुफे सिस्टम का मतलब क्या है? ट्रांजिट में आप एक किसी भी उसके अंदर फंक्शन के अंदर चले गए, सारा खाना वगैरह लगा हुआ तैयार बैठा हुआ है, सारा खाना लगा हुआ तैयार बैठा है। अब आपको जाकर खुद लेना पड़ेगा, कोई देने नहीं आएगा आपके पास प्लेट। जैसे कि ट्रांजिट उसमें दशा में मैंने बताया था, आप बैठे हो, लोग आपको आकर खाना खिलाएंगे अपना आप, आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर बैठना है बस। मगर ट्रांजिट के केस में आपको वहां पर जाकर वो लेना पड़ेगा। सो इट इज लाइक ए बुफे सिस्टम। एग्जाम्पल दोनों का समझिए कि जैसे देखिए, हम क्या कभी किसी पर्टिकुलर जगह पर एक कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां जरूरी हम जाए हमें खाना खाने को मिले? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम ऐसे इनवाइट ही जा रहे हैं, एज ए गेस्ट जा रहे हैं उस जगह पर, तब तो हमको खाना खाने मिलेगा। पता लगा हमें हमारी नौकरी है वहां पर, हम कुछ काम कर रहे हैं, तभी भी तो हम उस टेंट के अंदर ही अवेलेबल है, उस फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है, मगर हमें वहां पर कुछ खाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसको ऐसा मानिए कि वहां पर ट्रांजिट इज नॉट सपोर्टिंग यू। आपका दशा सिस्टम आपको उस टेंट या उस फंक्शन के अंदर ले गया। दशा सिस्टम ने क्या किया? क्योंकि आपके जो कर्म थे, कर्मों की वजह से आप उस सिचुएशन के अंदर पहुंच गए, उसी टेंट उसी फंक्शन के अंदर जहां पर हजारों लोग खाना खा रहे हैं, वहां पर आप पहुंच गए। मगर पता लगा आप ऐसे कोई एम्प्लॉय वहां पर किसी तरीके का काम करने के लिए पहुंचे हैं, तो आप उस जगह पर अवेलेबल हैं, मगर ट्रांजिट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप और लोगों की तरह वहां से बगैर खाना खाए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर काम करके गए हो वो करके आ जाओगे। तो जब तक ट्रांजिट आपका फाइनली किसी चीज को अप्रूव नहीं करेगा, तभी भी आपका वो इवेंट आपकी लाइफ के अंदर घटित नहीं होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं, देखिए 7th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट आ गया, मैरिज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। वो क्या करेगा? आपको मैरिज में ले जाएगा। 7th हाउस का मतलब किसी और की मैरिज में जाकर आओगे। यदि आपकी दशा खुद की है तब तो आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। ओनली ट्रांजिट का मतलब बारात में किसी की में खाना खाकर आओगे तो वो ट्रांजिट आपको मैरिज के अंदर ले जाएगा बस।
आपकी अपनी मैरिज नहीं करवाएगा। उस ट्रांजिट का काम है केवल मैरिज तक ले जाना। आपकी मैरिज तभी होगी जब आपकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस है, एप्रोप्रिएट दिशा है, और फाइनली वो ट्रांजिट आपको उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जब भी आप कभी भी प्रेडिक्शन करें, इन 3 कंपोनेंट को दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। ट्रांजिट पर मैं आऊंगा, जो हमारा कोर्स है बेसिकली उस पर मैं आऊंगा। मैं क्योंकि बिगिनिंग में हमेशा ये चाहता हूं कि आपके या मेरे, मैं आपको बता रहा हूं कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हम कहां पर किस स्थिति में जा रहे हैं। तो ट्रांजिट के लिए, ट्रांजिट के बेसिस पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होती। ट्रांजिट के बेस पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होती है, ध्यान रखना। आपकी प्रेडिक्शन के 3 कंपोनेंट है, 3 से कम कंपोनेंट नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी कई तरीके की है। एस्ट्रोलॉजी में हम भृगुनंदी नाड़ी यूज करते हैं, केपी, और बहुत सारी नाड़ी यूज करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी क्यों, केपी एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, और जिसे हम पाराशरी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं वो यूटिलाइज करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो पाराशरी है, मगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो भी पाराशरी है। कि पाराशरी को समझना ही इम्पॉसिबल है। पाराशरी के बेस पर प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल, वर्ड बोल रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल है इसीलिए आपकी वाकई एस्ट्रोलॉजी आई, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो है। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जगह जगह पर। एक क्लासिक कुछ बोल रहा है, दूसरा क्लासिक कुछ बोल रहा है, पर भी हमें रास्ता निकालना है। और रास्ता निकालने में आप ये 3 चीजों को ध्यान रखोगे कि आपको जब भी किसी का भी कोई भी इवेंट देखना है तो आप प्रॉमिस को देखना ना भूलें। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे दशा सीक्वेंस है या नहीं। अब ये दोनों चीजें अवेलेबल है तब ट्रांजिट का रोल आता है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांजिट को हम किस तरीके से देखेंगे। एक और चीज, नॉर्मल ट्रांजिट का मैं कोर्स आप सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फ्री प्रोवाइड करूंगा। आप में से बहुत लोगों ने किया भी हुआ है, मेरे से जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा। वो मैं वीडियो कोर्स है वो मैं आपको एडिशनली दे दूंगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल ट्रांजिट नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको स्पेशल ट्रांजिट ही पढ़ाऊंगा, जो कि नॉर्मल ट्रांजिट से बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप पढ़कर आते हो ट्रांजिट, वो उसका कोर्स जो आपके सिलेबस में पढ़कर आते हो, जिसके बेस पर आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेते हो, वो कोर्स मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो कोर्स। और यहाँ पर अभी जो मैं आपको कराऊंगा वो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट थिंकिंग के बेस पर आप बैठिए। आप जो कर आए हो वो वाली मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ। इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। अभी तक तो मैंने आपको एक थोड़ी सी बेसिक वो बताई थी। ये जो मेरा पहली क्लास का वीडियो होता है, इसको जनरली मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो आप लोगों को मैं पहले से ही बता देता हूँ, किसी को ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने डाल दिया, बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हमने तो पैसे दिए हैं और ये तो आप फ्री में भी डाल रहे हो। तो मैं एक वीडियो डालता हूँ केवल, तो और लोग जान जाए कि भाई हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम कैसा पढ़ाते हैं, जिससे कि हमसे लोग एसोसिएट हों। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ ये क्लास। आपका फिर से सभी का स्वागत है एक बार, क्योंकि पहले कुछ लोग आए नहीं थे तो सबका स्वागत करना जरूरी है। पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ग्रुप पर मैसेज ना डालें। आपके कहे वगैरह मिल जाएगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी, वो मिलेगी अपना आप ही, आप चिंता मत करिए। और रात को मैं नहीं डाल सकता, लेट होती है, थोड़ा सा प्रोसेस भी करना पड़ता है वीडियो, तो वो नेक्स्ट डे मैं जनरली भेज देता हूँ, बगैर कहे भेज देता हूँ, तो आप परेशान ना हो। तो स्पेशल ट्रांजिट है ये मेरा अपना ही, मेरा क्रिएटेड कोर्स है। और इसमें मैं CS पटेल सर को वो दूंगा कि उनसे जो स्टडीज ली थी उसका ज़्यादातर पोर्शन है, और भी कई जगह से लिया हुआ है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो काफ़ी सालों का है, उसके बेस पर इस चीज़ को मैंने तैयार किया हुआ है। और मेरा ये मानना है कि मेरा कोर्स इसका ट्रांजिट का बहुत एक्सक्लूसिव और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आप इसको करेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा। हम शुरुआत करते हैं गणेश जी की आराधना से, जो कि आपके एस्ट्रोलॉजी के देव हैं। ओम गण गणपते नमः। तो ये ट्रांजिट की हमने पिक्चर बताई हुई है। आप में से अधिकतर लोगों को सभी को पता ही होगा ट्रांजिट क्या होता है, कि ग्रह लगातार चलते रहते हैं, अलग अलग राशियों के अंदर वो आपका मूव करते रहते हैं। मूव करते हैं तो वो अलग अलग राशियों में होते हैं, तो हम उन्हें कहते रहते हैं कि अब ये पर्टिकुलर ग्रह किस राशि में है। आप लोग जो भी ये कोर्स कर रहे हो मेरे साथ, उन सभी को मैं ये एडवाइस करूंगा कि रोज का ट्रांजिट आप सुबह देखिए। आपको पता होना चाहिए आज की डेट में जुपिटर किस राशि में है, और कम से कम 3 प्लैनेट तो सबको पता होने चाहिए कि जुपिटर जैसे आपका जेमिनी साइन में है।
सैटर्न आपका पाइसेस या मीन राशि में 12 साइन में रेट्रोगेट है, और एक राहु। मैं 3 पर जोर दूंगा इस ट्रांजिट के कोर्स में केवल, जुपिटर, सैटर्न, राहु। और राहु आपका अभी एट प्रेजेंट 11 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। और आप एक कुंडली बना सकते हैं रोजाना सुबह उठकर, आदत होनी चाहिए कि कौन कौन सा प्लेनेट किस राशि में और किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। मेरे पास 5-6 लोग रोजाना भेजते हैं, ये कुंडली बनाकर भेजते हैं रोजाना सुबह, कि उस कुंडली के अंदर लिखा होता है कि कौन सा प्लेनेट आज किस नक्षत्र में है और कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है। वो आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। ऑन द रोल ऑफ चंद्र लग्न, गुरु एंड 3 डायमेंशनल ट्रांजिट एनालिसिस इन द एस्ट्रोलॉजी। चंद्र लग्न इंपॉर्टेंट होती है, लेटर ऑन मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने बताया कि पाराशर जी से पहले जो मैंने अभी हिस्ट्री बताई थी आपको, एंशियंट स्कॉलर्स थे, उनसे भी पहले उनका नाम था सत्याचार्य जी। उनका जो वर्क है वो तमिल लैंग्वेज में सत्याचर्या के नाम से बुक मिलती है उसकी, और उसकी एक मेरे पास टूटी फूटी सी कॉपी भी अवेलेबल है। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑथेंटिक है नहीं ये नहीं पता, पर मेरे पास वो अवेलेबल है। आप एस्ट्रोलॉजी जो भी लोग करते हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि बेटर एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, बुद्धिमत्ता जब तक नहीं होगी, विजडम नहीं होगी, आप अपने जिस मर्जी गुरु से जरूर एसोसिएट रहिए। और एसोसिएट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई उससे हमेशा कुछ करना है, पर आपने गुरु को एसोसिएट रहिए, जिसे भी गुरु मानते हो, और उसकी बातों को मानकर चलिए एस्ट्रोलॉजिकली, और नहीं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातों को मानकर चलिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस का खेल है, जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है वो उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है। यहाँ पर मैं बोलूँगा 3 डायमेंशनल ट्रांजिट अप्रोच। जो ये कोर्स है इसके अंदर मैं आपको 3 डायमेंशनल ट्रांजिट अप्रोच सिखाऊंगा। है क्या 3 डायमेंशनल ट्रांजिट अप्रोच? आपका बहुत सारों का क्वेश्चन अराइज होता है कि जी हम ट्रांजिट चंद्रमा से देखें, लग्न से देखें, तो ऐसे सभी प्रश्नों का यहाँ पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि ट्रांजिट हमें किस तरीके से देखना चाहिए और कहाँ से देखना चाहिए। देयर इज अ फंडामेंटल रूल इन द एस्ट्रोलॉजी, ट्रांजिट शुड नॉट बी सीन फ्रॉम 1 or even 2 पर्सपेक्टिव्स बट फ्रॉम 3। ट्रांजिट को 1 या 2 पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि 3 पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। वो 3 पर्सपेक्टिव कौन से हैं? चंद्रमा पहला कौन से हैं? इसको हम बोलते हैं इसलिए 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन, 3 दिशाएं ट्रांजिट की। 3 दिशाएं क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अक्सर जो इसकी 3rd डायमेंशन है उसको आप में से अधिकतर लोग कभी नहीं देखते होंगे। आप अपने आप में विचार कर लीजिएगा कि आपसे कहा जाए ट्रांजिट कहाँ से देखना है, तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि जी हम ट्रांजिट देखेंगे चंद्रमा से, या कहेंगे लग्न से, आपको जैसा बता दिया गया होगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कह दोगे कि महादशा लॉर्ड से देखेंगे। मगर जो मेरी 3rd डायमेंशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर 3 डायमेंशन है आपको ट्रांजिट देखने के लिए। पहला है दीज 3 डायमेंशंस आर द मून चार्ट, चंद्र लग्न, आपको पता ही है, असेंडेंट चार्ट, और तीसरा है प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट। दिस द की डायमेंशन मोस्ट पीपल मिस। जो 3rd डायमेंशन है प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट, वो ज्यादातर लोग नहीं देखते। मैं एक्सप्लेन करूंगा प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट का क्या मतलब होता है। इन फैक्ट 80% ऑफ एस्ट्रोलॉजर ओनली लुक एट द असेंडेंट। 80% लोग केवल लग्न से ट्रांजिट देखते हैं, वाइल 40 to 50% फोकस सोनली ऑन द मून। 40 से 50% लोग चंद्रमा से देखते हैं। बोथ आर वैलिड बट इनकम्प्लीट, दोनों सही है, मगर दोनों से देखने के बावजूद भी ये ट्रांजिट आपका इनकम्प्लीट है। आप कुछ कंक्लूसिवली आंसर नहीं दे सकते इन दोनों के बेस पर। जो आप बताएंगे वो जरूरी नहीं होगा ही, तो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? व्हेन यू एनालाइज ट्रांजिट फ्रॉम ऑल 3 चार्ट साइमल्टेनियसली, 3 चार्ट यूज करेंगे। तीसरा चार्ट कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको चंद्र लग्न चार्ट बनाना है, दूसरे नंबर पर असेंडेंट चार्ट आपके पास होता ही है, और तीसरा आपका प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट आप यूज करेंगे। इन 3 चार्टों से हम देखेंगे, तभी आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो हाउ टू यूज दीज इन प्रैक्टिस? फर्स्ट चार्ट, मेक योर मून चार्ट, चंद्र लग्न आप बना लेंगे। आप असेंडेंट चार्ट बनेंगे। प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट किस तरीके से बनाते हैं ये अभी मैं समझा रहा हूँ। 3rd वन चार्ट है प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट, जो आपको बनाना है।
और इन चीज़ों को आप प्लानिटरी पोजीशन चार्ट आपका सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑलवेज अपनी एक नोटबुक रखें और उसके अंदर बनाएं किस तरीके से बनाना है आपको प्लानिटरी पोजीशन चार्ट। आपको क्या करना है, डू नॉट राइट ऑल प्लानिटरी पोजीशंस। प्लानिटरी पोजीशन चार्ट में सभी प्लानिटरी पोजीशंस नहीं लिखनी है, ओनली इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। केवल इन 3 प्लैनेट्स को इंक्लूड करना है आपको, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु, और इनकी नेटल पोजीशन और करंट ट्रांजिट पोजीशन दोनों लिखनी है। हाईलाइट द ट्रांजिट पोजीशन बाय सर्कलिंग देम। समझाता हूं मतलब क्या है। देखिए, आपको करंट ट्रांजिट पोजीशन चार्ट, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं इसको वेटेज दूंगा, जिसको कि हम अक्सर यूज़ नहीं करते। इसलिए मैंने बताया कि मैं जो यहाँ पर कराऊंगा वो अक्सर लोग नहीं करते, वो चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रांजिट पोजीशन, प्लानिटरी ट्रांजिट पोजीशन चार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किस चीज़ को आपको वेटेज दिया जाता है। तो देखिए, एक मैं कुंडली ओपन कर लेता हूँ और उसका आपका तीनों तरीके के चार्ट किस तरीके से बनाते हैं वो मैं यहाँ पर अब बता देता हूँ। जिसके पास एस्ट्रोसेज ऐप है वो उसके अंदर भी बना सकते हैं। मैं एक कुंडली खोलकर तीनों चार्ट आपको बनाना अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये मैंने एक कुंडली खोल दी है आपकी। तो चंद्र कुंडली सबको बनानी आनी चाहिए। चंद्र कुंडली के केस में सभी ऐप में भी होती भी है अवेलेबल, और नहीं तो आप क्या करोगे, मून को क्लिक करके मून को लग्न में ले आओ। एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर आप उस पर्टिकुलर भाव को जिसमें मून बैठा है उस पर अपनी फिंगर लगाओगे तो मून लग्न में आ जाएगा। ये चंद्र कुंडली होगी इस व्यक्ति की, ये चंद्र कुंडली है, ठीक है। और एक मैंने आपको जो होती है लग्न कुंडली होती है जिसको हम असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, दूसरी वो वाली कुंडली होती है। तो चंद्र कुंडली के अलावा लग्न कुंडली है जो इसकी ओरिजिनली कुंडली थी। इसमें कुंडली को रोटेट करने का प्रोसेस होता है। एस्ट्रोसेज में चंद्र कुंडली अलग से होती है। चंद्र कुंडली उसे बोलते हैं जिसमें चंद्रमा लग्न में आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन का चार्ट बनाना बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के कोई क्वेश्चन मत भेजना है। अभी 2-3 दिन क्लासेज लगेंगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट केवल समझा रहा हूँ, क्योंकि आप पहले दिन से ही, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि डेस्परेट नहीं होना है, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो जल्दबाजी करेगा वो आम करेगा अपने आप को। इसमें बहुत आसानी से चलिएगा। तो मैंने क्या कहा है, इसमें आपको बताया था कि इन दिस थर्ड चार्ट डू नॉट राइट ऑल द प्लानिटरी पोजिशन, ओनली इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न एंड राहु। नोट देयर नेटल पोजीशन एज वेल एज देयर करंट ट्रांजिट पोजीशंस। अब देखिए क्या है प्लानिटरी पोजीशन चार्ट। ये हमारा अभी का नेटल चार्ट है। तो नेटल चार्ट के अंदर तो प्लैनेट्स की पोजीशन ऑलरेडी आपको पता ही है, दिख ही रही है। तो नेटल चार्ट में देखिए सैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। नेटल चार्ट के अंदर राहु आपको दिख रहा है ऑलरेडी अवेलेबल है। ये तो अभी का चार्ट बना दिया मैंने, इसका फायदा नहीं है। एक दूसरा चार्ट ले लेता हूँ मैं किसी और समय का। अब मैंने दूसरा चार्ट ले लिया, इसका मैं प्लानिटरी पोजीशन चार्ट बना रहा हूँ। आपको केवल एक सैटर्न को देखना है, नेटल को, बाकी प्लेनेट को नहीं देखना। राहु को देखना है, नेटल को, बाकी प्लेनेट को नहीं देखना।
और तीसरा आपको देखना है जुपिटर को, नेटल को। ये तो आपके नेटल हो गए। अब आपको क्या करना है, इसी चार्ट के अंदर इन सभी प्लेनेट की आज की डेट में मैं देखना चाहता हूं, तो इनकी अब ट्रांजिट कंडीशन भी ड्रॉ करिए इसके अंदर। तो ट्रांजिट कंडीशन में ड्रॉ करूंगा, देखिए सैटर्न आपको मालूम है 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सैटर्न। ये हमारा ट्रांजिट सैटर्न है। दूसरा जुपिटर आपको मालूम है करेंटली 3 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो नेटल जुपिटर के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया जुपिटर। ये ट्रांजिट वाला जुपिटर है। तीसरा आपका राहु यहां पर 11 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पर लिख दिया मैंने आपको राहु। अब ये जो चार्ट हमारा बना वो है करंट प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट। ये तीनों प्लेनेट क्यों लिए मैंने, आपके जो लाइफ के इवेंट है उनको सबसे ज्यादा ये तीनों प्लेनेट ही इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी प्लेनेट भी आप यूटिलाइज कर सकते हो करना चाहो तो, मगर जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम केवल 3 ट्रांजिट पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वन आपका मून चार्ट को हम देखेंगे, सेकंड वन आपका असेंडेंट चार्ट को देखेंगे, और थर्ड वन हम करंट प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट को देखेंगे। और करंट प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको समझ में आएगा क्यों करेगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो बिगिनिंग में मैंने केवल आपको 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले आपको असेंडेंट चार्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है, लग्न कुंडली जिसे बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपको ये समझ में आना चाहिए मून चार्ट क्या होता है, और तीसरे नंबर पर आपको करंट प्लेनेटरी पोजीशन चार्ट मालूम होना चाहिए क्या होता है। जब भी आपको ट्रांजिट देखना है तो इन प्लैनेट्स की पोजीशन को, जो ट्रांजिट वाले प्लैनेट की पोजीशन को आप पिन पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कौन सा प्लैनेट। इन 3 की बात कर रहा हूं मैं केवल, बाकी की बात मैं लेटर पार्ट में बताऊंगा, बहुत बाद में। केवल इन 3 प्लैनेट के बेसिस पर मैं करूंगा। आप वो क्वेश्चन मत लेके आना कि बाकी का क्या असर होगा नहीं होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। आप केवल अभी तीनों स्लो मूविंग प्लैनेट पर फोकस करिए, क्योंकि जो इवेंट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट ही जनरली ट्रिगर करते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट का मोशन इतनी फास्ट होती है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर टिकते नहीं है, वो एक्सीडेंट वगैरह करा सकते हैं, मगर जो बड़े इवेंट हैं आपकी लाइफ के वो केवल स्लो मूविंग प्लैनेट ही करते हैं। अभी मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि कौन से इवेंट के लिए आप किस पर्टिकुलर प्लैनेट का ट्रांजिट देखने की कोशिश करोगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 3 तरीके के चार्ट बनाना बता दिया है। सबसे पहले मैंने बताया है कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है, कि हमें बनाना है सबसे पहले फर्स्ट मेक योर मून चार्ट, कोई बात नहीं उसमें ट्रांजिट के प्लैनेट रख दीजिए। सेकंड मेक योर असेंडेंट चार्ट, एंड थर्ड वन इज द प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। प्लैनेटरी पोजीशन चार्ट में हम क्या करें, डू नॉट राइट ऑल प्लैनेटरी पोजीशंस, ओनली इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न एंड राहु, एंड नोट देयर नेटल पोजीशन एज वेल एज करंट ट्रांजिट पोजीशन। हाईलाइट द ट्रांजिट पोजीशन बाई सर्कलिंग, जैसे भी करना है आप हाईलाइट कर लीजिए, जहां पर भी बैठे हैं आपने नेटल पोजीशन लिख दी। स्टेप 1 बिगिन विद द मून चार्ट, चंद्र लगने से हम शुरुआत करेंगे। 3 तरीके के आपने चार्ट बना लिए। अब मैं ट्रांजिट किस तरीके से देखूंगा, तीनों में आपने ये रख दिया कौन सा, ये तीनों प्लेनेट किस किस राशि में किस किस भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को आपने तीनों चार्ट के अंदर नोट कर दिया है। जैसे मैंने अभी ये बताया आपको कि आपने लग्न चंद्र कुंडली ली, आपने लग्न कुंडली ली, और आपने करंट प्लेनेटरी, कोई सा भी चार्ट ले लो करंट प्लेनेटरी पोजीशन के लिए, आप चाहे लग्न कुंडली ले लो या चंद्र कुंडली ले लो, उस कुंडली से कोई नहीं मतलब है, वो आप केवल उसके अंदर हम नेटल पोजीशन देखेंगे इन तीनों प्लेनेट की, सैटर्न की, राहु की, जुपिटर की, और ट्रांजिट पोजीशन देखेंगे सैटर्न की, राहु की, जुपिटर की। ये 3 कुंडली आपने एक जगह बनाकर रख ली है। अब तीनों कुंडलियों की मैं बात करूंगा, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिगिन विद द मून चार्ट, सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे, चंद्र लगने से शुरुआत करेंगे ट्रांजिट देखने के लिए। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, इसमें आपको कोई चीज रटनी नहीं है, ये भी नहीं रटना कौन सा प्लेनेट कहां से कौन से रिजल्ट देता है, 3 6 10 11 में कौन से अच्छे देता है, 3 6 10 11 1 7 में कौन से अच्छे देता है, वो कुछ भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आप बिल्कुल हम कॉमन सेंस से बगैर कोई चीज लर्न किए हुए हम प्रेडिक्शन देंगे बेस्ड ऑन द ट्रांजिट। तो बिगिन विद द मून चार्ट, चंद्र लग्न देखिए। दिस द फर्स्ट लेंस थ्रू विच ट्रांजिट शुड आइडियली बी सीन, ये सबसे पहली चीज है जिससे आपको ट्रांजिट को देखना चाहिए। However, this method has exceptions. चंद्र कुंडली, चंद्र लगने से आपको कब ट्रांजिट नहीं देखना है,
सबसे पहले मैंने चंद्र लग्न बनाई, मगर चंद्र लग्न से हम एक पर्टिकुलर केसेस में ट्रांजिट के लिए चंद्र लग्न को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? इट वर्क ओनली इफ द मून इज नॉट एफ्लिक्टेड। चंद्र लग्न कुंडली केवल तभी काम करती है जब मून एफ्लिक्टेड ना हो। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि यदि चंद्र कुंडली बली हो तो प्रेडिक्शन चंद्र कुंडली से करनी चाहिए लग्न कुंडली की जगह। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। मैं उसी चीज को यहां पर यूटिलाइज कर रहा हूं ट्रांजिट के अंदर। मैंने तीनों कुंडलियां ट्रांजिट के लिए यूज करने के लिए आपको बोला है कि चंद्र कुंडली को भी यूज करना है, लग्न कुंडली को भी यूज करना है, करंट प्लेनेटरी पोजीशन वाली कुंडली को भी यूज करना है, तीन कुंडलियों को यूज करना है। मगर चंद्र कुंडली को कब यूज नहीं करना है? यदि चंद्रमा आपका एफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, तो चंद्र कुंडली को हम यूज नहीं करेंगे ट्रांजिट देखने के लिए। अब चंद्रमा कब एफ्लिक्टेड होता है मैंने क्लियर कट वर्ड्स में यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को वापस से कोई नहीं पूछेगा। कब नहीं यूज करना है? डू नॉट यूज मून चार्ट, मतलब चंद्र कुंडली बिल्कुल भी यूज में नहीं लेनी है ट्रांजिट के लिए। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। ज्यादातर कुंडलियों में ये कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। क्या? मून इज कंजक्ट और एस्पेक्टेड बाई राहु और केतु, मतलब राहु केतु एक्सिस पर हो, कहने का मतलब ये है चंद्रमा राहु केतु एक्सिस पर हो, चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो गया तो चंद्र कुंडली से ट्रांजिट नहीं देखेंगे। मून इज विद सैटर्न, विषयोग बोलते हैं। चंद्रमा कुंडली में यदि शनि के साथ आ गया तभी भी चंद्र कुंडली यूज नहीं करेंगे। मून इज प्लेस्ड इन 6, 8 एंड 12th हाउसेस फ्रॉम असेंडेंट, ध्यान रखना 6, 8, 12 में रखा हो तभी भी चंद्र कुंडली यूज नहीं करेंगे। मून इज इन अमावस्या, न्यू मून डे और डार्क मून फेस। अमावस्या का मून चंद्रमा है, मतलब सूर्य के साथ है, तभी भी यूज नहीं करेंगे। एंड मून इज डेबिलिटेटेड, यदि मून आपका नीच का है तभी भी आप चंद्र कुंडली को यूटिलाइज नहीं करोगे। इन 5 केसेस में आपकी जो चंद्र कुंडली है उसको आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। आप इस केस में छोड़ दोगे चंद्र कुंडली को। तो जो मैंने 3 कुंडलियां बताई थी, स्टेप 1 मैंने लिखा है बिगिन विद द मून चार्ट। आपको मून चार्ट से शुरुआत करनी है, मगर मून चार्ट को कब यूज नहीं करना है? यदि चंद्रमा के साथ ये 5 स्थितियां हो। इन सच केसेस द मून बिकम्स टू अनस्टेबल, चंद्रमा बहुत अनस्टेबल हो जाता है टू रिफ्लेक्ट योर मेंटल स्टेट। आपकी मेंटल स्टेट को बताने की उसकी हैसियत नहीं बचती चंद्रमा की, क्योंकि वो पीड़ित हो जाता है। तो एफ्लिक्टेड चंद्रमा से आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। अब माइंड स्टेबल नहीं है, जो चीज स्टेबल नहीं है उससे हम ट्रांजिट को नहीं देख सकते, क्योंकि चंद्रमा अनस्टेबल होता है व्हेनेवर इट इज एफ्लिक्टेड। पीड़ित चंद्रमा आपके माइंड को एफ्लिक्ट कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। तो यहां पर जब हम पीड़ित चंद्रमा से यदि एनालिसिस करेंगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन सच केसेस द मून बिकम्स टू अनस्टेबल टू रिफ्लेक्ट योर मेंटल स्टेट एक्यूरेटली, मेकिंग योर ट्रांजिट एनालिसिस अनरिलायबल फ्रॉम दिस चार्ट। तो इससे जो एनालिसिस होगा वो अनरिलायबल होगा, सही नहीं होगा। तो यदि ये नहीं है तब हम चंद्रमा को यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको उसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। वाई द मून चार्ट मैटर्स। अब एफ्लिक्टेड नहीं है तो मून कुंडली से आपको इसको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनालिसिस क्यों करते हैं हम? चंद्र कुंडली का क्यों यूज करते हैं? कहीं पर भी जहां पर भी करते हैं तो चंद्र कुंडली का उपयोग देखिए, समझना इसको जरा। चंद्रमा आपका मन है। 3 चीजें हैं, मैं तीनों चीजें एक साथ बता देता हूं आपको इनिशियली कि चंद्र कुंडली को क्यों यूज करना चाहिए। चंद्रमा आपका मन है। आज की पूरी दुनिया आपको मालूम है सभी को दिखावे की दुनिया है। सारी दुनिया क्या है? दिखावे की दुनिया। हम दिखावे की दुनिया के अंदर जी रहे हैं। आप गए मॉल में चले जाते हैं ना, मॉल कल्चर बनाई हुई है करंटली चल रही है। अब मॉल में घुसते हो, आपकी आंखें देखती है, ये देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया, इसने पहन रखा है, उसने पर्स ले रखा है, ये कॉफ़ी पी रहा है, ये फूड कोर्ट है, यहाँ मूवी चल रही है। अब आपके मन के अंदर भावनाएं क्रिएट होना शुरू हुई। जिस चीज़ को देख लोगे उसकी भावना आपके अंदर आती चली जाएगी। आप 10 चीज़ों को देखोगे और 10 चीज़ों के बारे में, 4-5 के बारे में आपके मन के अंदर इच्छाएं पैदा होगी। ये आपकी चंद्र कुंडली है, ये आपका चंद्रमा है। मगर वो 10 चीज़ें क्या आप ले लोगे? क्या नहीं लोगे। मगर आपके मन के अंदर एक भावना क्रिएट होगी। बाजार में भी जा रहे हो
तो आप जो भी चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, आपका सपोज किसी भी आप मार्केट के अंदर चले गए, वहाँ के उसके अंदर आप कुछ चीज़ देखोगे, जैसे ही देखोगे आपके मन के अंदर इच्छाएं पैदा होंगी। अब जो जिन जिन चीज़ों की इच्छाएं पैदा होती है, हम कर थोड़ी पाते हैं उन सब चीज़ों को, हम नहीं कर पाते, मगर चंद्र कुंडली एक्टिवेटेड होगी उन सब चीज़ों के लिए उस समय पर। अब हम क्या करते हैं, हमारे मन में इच्छाएं कौन लेकर आए? आपका मून। इसलिए जो इच्छाएं लेकर आएगा वो मून होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी चंद्र कुंडली की होगी। बगैर उसके आपके मन के अंदर इच्छा ही नहीं आएगी तो चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट है या नहीं? आपके मन को मार दीजिए आप कहीं भी ले जाओ, आपको मॉल में ले जाओ, चाहे आपको मार्केट में ले जाओ, आपको कोई चीज असर ही नहीं करेगी तो आप कुछ खरीदने जाओगे क्या? नहीं खरीदने जाओगे। ध्यान से समझना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि चंद्र कुंडली हम क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। एक एक कंसेप्ट को आप इसमें समझिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिएगा इस कोर्स को, आपने कोई एग्जाम नहीं देनी। आप इसमें जितना सीख कर जाओगे और स्पिरिचुअली और फंडामेंटली सीखोगे वो आपके काम आएगा बहुत। हर तरह की आप जब कोई प्रेडिक्शन दोगे तभी भी ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। चंद्रमा की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। आप आंख बंद कर दीजिए किसी व्यक्ति की, ठीक है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कान भी बंद कर दीजिए। उसकी क्या है, कोई उसने कुछ नहीं देखा कभी, क्या उसकी इच्छा कर सकती है क्या? बताओ किसी चीज की, उसको पता ही नहीं है क्या है। आपने आंख भी बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिया, तो मन तो वहीं दौड़ेगा जो चीज देखेगा। बगैर देखे हुए तो मन दौड़ नहीं सकता। आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या आ रहा है, कौन सी चीज मिल रही है, तो मन नहीं दौड़ सकता। तो मन दौड़ना जरूरी है। चंद्र कुंडली के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पुराने लोग कहते थे चंद्रमा जरूर देखिए कुंडली के अंदर। आपका मन सब चीज का मालिक होता है। तो चंद्र कुंडली से हमारे मन के अंदर विचार पैदा होते हैं। अब विचार का देखिए कंसिक्वेंस क्या होता है। आपके मन के अंदर आया कि भाई मुझे पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, 9 लाख हार खरीदना है, देख के पसंद आ गया, पड़ोसन ने ले लिया, हमें पसंद आ गया, कार ले ली उसने कोई अच्छी वाली, हमारे मन के अंदर आया। तो कार कैसे आई? आपने आंखों से देखा। आंखों से देखा मतलब सबसे बड़ा रोल किसका हो गया? चंद्रमा का। आंखों से देखते ही नहीं, आप उस जगह जाते नहीं, आपका मन नहीं मचलता, तो आपके दिमाग के अंदर आइडिया ही नहीं आता। अब आप क्या करोगे? कार के शोरूम पर जाओगे चलकर। जा कौन रहा है? मन जा रहा है क्या? कार लेने जाएगा कौन? आप फिजिकली जाओगे तभी तो कार मिलेगी। थोड़ी मन को कहा कि भाई ले ले कार। तो आप अब आपकी लग्न का रोल है। अब लग्न जब तक नहीं जाएगी आपके पास कार नहीं आ सकती। तो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल होता है, केवल मन के सोचने से भी कुछ नहीं होता। मन जो 50,000 चीजें सोचता है उसमें से हम 1 या 2 चीज कर पाते हैं। तो पहली बात, मन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब तक किसी चीज पर मन नहीं लगेगा, चंद्रमा नहीं लगेगा, उस चीज के बारे में हमारे पास विचार नहीं आएगा। मगर चंद्रमा तो 1000 चीजें सोचता है, हम तो 5000 चीजें सोचते हैं। मगर उनमें से ही किसी एक चीज को करने के लिए जाओगे। इसलिए असेंडेंट आपका शरीर, असेंडेंट का मतलब आप खुद, वो दूसरे, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन से भी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? मन के अंदर विचार आना जरूरी है, मगर केवल विचार आने से कुछ भी नहीं होगा। आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो तब तक परचेज तभी करोगे। आप ये थोड़ी मैंने सोच लिया मेरे पास कार आ जाए तो कार आ जाएगी, मुझे कार की फीलिंग हो जाएगी। नहीं, मुझे फिजिकली चलकर जाना पड़ेगा। तो मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, जितनी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, मेरे मन के अंदर जो भी अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं, कहीं पर कोई पानी पूरी बेच रहा है, मन के अंदर वो आ रहा है इरादा, खाऊं, खड़ा होकर खाऊं नहीं खाऊं, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, वो आपका मन है। अब आपको खाना, फिजिकली आप वहां पर चले गए, आप खा रहे हो, नाउ इट इज असेंडेंट, रोल ऑफ द असेंडेंट। तो असेंडेंट आपका सुपीरियर हो गया ऑन द मून, क्योंकि मून तो केवल सोच रहा है और वो तो 5000 चीजें सोच रहा है, मगर असेंडेंट उनमें से जो 2 चीज करेगा वो एक्चुअल में होगी। वो कार लेके आ गया आप घर पर। अब देखिए ये कार भी किसी काम की नहीं आपकी। आपने फिजिकली कोई चीज परचेज कर ली, आप गए, एक आपको पता लगा वॉशिंग मशीन बड़ी अच्छी आ रही है, घर में लाकर रख ली, आपको चलाना ही नहीं आता, इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ लगाने से डर लगता है। तो आप देखिए मन ने भी रोल प्ले कर लिया, आपके असेंडेंट ने भी रोल प्ले कर लिया, यू आर परचेसिंग ए थिंग फिजिकली। मगर आप एंजॉय कब करोगे? जब आप उसे चलाओगे। उसमें रोल आता है उस प्लेनेट का, जो तीसरा चार्ट है, जो 3 चार्ट मैंने आपको बताए थे, और ये सुपीरियर टू सुपीरियर रोल आता जाएगा। सबसे पहला रोल है आपका चंद्र कुंडली का, बिकॉज चंद्र मन का कारक है।
आप जब तक हम कोई चीज़ हमारे मन के अंदर, विचार के अंदर नहीं आएगी, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। तो विचार में आने के लिए आपका सबसे पहले आपका चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी कोई ट्रांजिट के अंदर हम किसी इवेंट की बात करते हैं तो वो इवेंट तभी घटित होगा, आपको आपके दिमाग के अंदर मैरिज का आइडिया ही नहीं है तो मैरिज करोगे क्या? सपोज जंगल में किसी को पैदा कर दिया जाए, जंगल में पड़ा है वो जानवरों के बीच में, उसे पता ही नहीं होगा मैरिज क्या होती है, तो वो कभी सोचेगा क्या मैरिज की? नहीं सोचेगा। मैरिज की तभी सोचेगा जब उसके दिमाग में आएगी। आएगी कब? हालात के हिसाब से। और जब दिमाग में आएगी तो वो उसके लिए एफर्ट करेगा, अपनी लगन उसकी इन्वॉल्व होगी, वो प्रयास करेगा। तो मन, आपके मन के अंदर विचार लेकर आता है चंद्रमा, असेंडेंट उस कार्य को करती है जाकर। काम हो गया, मकान बनाना है भाई, सबके पास मकान है, हमारे पास नहीं है, और हमने रिसोर्सेज इकट्ठे किए, मकान बना लिया, काम चल जाएगा मकान बनाने से? आकर रहोगे तभी तो एंजॉय करोगे मकान को। तो एंजॉयमेंट में उस तीसरी कुंडली का रोल है, दैट इज द करंट पोजीशन ऑफ द प्लेनेट। जो करंट पोजीशन ऑफ प्लेनेट जो कुंडली बना रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी आपको जो 3 इवेंट किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी में, चाहे आप दशाओं को एनालिसिस कर रहे हो, किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो, इन 3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे मन के अंदर आती है थ्रू चंद्रमा। दूसरा, हम फिजिकली चल के जाते हैं तो वहाँ पर हमारे असेंडेंट का रोल होता है, और असेंडेंट से हम चीज़ को पजेस करते हैं। केवल चीज़ को पजेस करना जरूरी नहीं है। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग के पास गोल्ड ज्वेलरी होगी, बड़े शौक से खरीदी होगी, बड़ा शौक होगा, अभी भी इच्छाएं होंगी कि और हो, मगर रखी हुई कहाँ पर है? लॉकर में। क्यों? पहन के जाओगे तो कोई खींच के ले जाएगा गले में से, और गले में चोट लगेगी, वो अलग है। अब क्या हुआ? एंजॉय तो नहीं कर रहे, असेंडेंट ने अपना काम कर दिया, मून ने अपना काम कर दिया, मगर क्योंकि आप उसको जब तक एंजॉय नहीं करोगे, तो एंजॉय करने में तीसरी कुंडली का रोल होता है। तो आपकी लाइफ के अंदर जब भी आपको ट्रांजिट देखना है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, बगैर तीनों चीज़ों के कभी भी नहीं होगा। आपका जब तक मून कुंडली से वो प्रॉमिस नहीं नजर आ रहा है ट्रांजिट में, आपके दिमाग के अंदर वो विचार ही पैदा नहीं होगा। आपको विचार देखना है आया है या नहीं। आपके पास कोई बच्चों की कुंडली लेकर आ जाते हैं, देखिए हमारे बेटे की मैरिज नहीं हुई, मैरिज कैसे होगी बेटे की? बेटा चाहता ही नहीं। आप उसकी चंद्र कुंडली देखिए, आपको पता चल जाएगा उसके माइंड के अंदर इस समय पर विचार है या नहीं मैरिज का। इसके बाद मैरिज कर ली उसने, हो गई, असेंडेंट है, अब वो लेकर आ गया मैरिज, पता चला मैरिज लेकर आया, प्लेनेटरी पोजीशन सही नहीं है, अपना हस्बैंड को जाना पड़ गया, कहां पर? वॉर होगी पाकिस्तान से, बॉर्डर पे जाना पड़ गया, वाइफ यहाँ पर बैठी है, पति वहां पर बैठे हैं, तो मैरिज क्या हुई? वो तो एक दूसरे की चिंता लेकर बैठ गए एक साथ ही। तो ये आपके प्लेनेटरी कुंडली का रोल है। हो सकता है वो हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाने वाले हो, वो एक रोल है, और एक पता चला उसकी पोस्टिंग है, उस टाइम पर ही वार छिड़ गई। बहुत लोगों का होता है ना कि भाई अभी मैरिज हुई और ड्यूटी पर बुलावा आ गया, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही, तो वो भी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है। तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कोई भी इवेंट आपके तभी होता है, ये 3 कंडीशन है इवेंट की। हम इवेंट चाहते क्यों है लाइफ में? उसका स्वाद लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। हम मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का टेस्ट मिले। हम संतान चाहते हैं, संतान का टेस्ट मिले। हम प्रोफेशन चाहते हैं, प्रोफेशन का टेस्ट मिले। अब टेस्ट कब मिलता है? सबसे पहला आपका रोल होता है कि आपके मन में वो चीज़ आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे शादी करनी है, मुझे संतान पैदा करनी है। आज की डेट में जब तक हम सोचते नहीं है संतान तो नहीं आ सकती, तो सबसे पहले कौन सी कुंडली का रोल हुआ? चंद्र कुंडली। वो आपके दिमाग के अंदर विचार लेकर आएगी कि जी मुझे संतान पैदा होनी चाहिए। फिर आपने चंद्र कुंडली से तो मन में सोचने से तो बच्चा पैदा नहीं होगा। बच्चा पैदा नहीं होगा तो अब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि भाई अब मुझे शादी करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ ना। तो आपकी अब फिजिकली आप शादी करोगे, दैट इज द स्टेप नंबर 2। अब आप जब उसको एंजॉय तभी करोगे जब आपकी करंट प्लेनेटरी पोजीशन सही है। तो इस तरीके से ये 3 कुंडलियां ट्रांजिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ट्रांजिटिंग प्लेनेट फ्रॉम द मून कुंडली आपकी मानसिक स्थिति को बताएगा। ट्रांजिटिंग प्लेनेट फ्रॉम असेंडेंट आपकी फिजिकल पोजीशन को बताएगा। एंड ट्रांजिटिंग पोजीशन थ्रू द करंट प्लेनेटरी पोजीशन आपके उसके एंजॉयमेंट को, आप उसको भोगोगे या नहीं, ये बताएगा। तो इस तरीके से 3 कुंडली की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ वाई द मून चार्ट मैटर्स। द मून रिप्रेजेंट योर माइंड, मूड एंड इमोशनल एनवायरमेंट। इट क्रिएट मेंटल इंप्रेशंस मच लाइक विंडो शॉपिंग क्रिएट्स ए डिजायर। तो जैसे आपका विंडो शॉपिंग डिजायर क्रिएट करती है। एक आप मॉल के अंदर जाते हो, एक शर्ट लेने जाते हो, दूसरी अच्छी लगती है,
तीसरी अच्छी लगती है, एक साड़ी लेने जाते हो, 2 3 4 5 और पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हो, वो चंद्रमा की वजह से है। व्हेन यू आर वॉकिंग पास शॉप्स, मार्केट से आप जब गुजर रहे हैं तो रास्ते में आपको जो भी दिखाई दे रहा है उन सबको खरीदने की इच्छा आपके मन के अंदर आती है, वो थ्रू चंद्रमा आती है। मगर जब तक फिजिकली आप उस दुकान के अंदर जाकर उसको खरीद नहीं लोगे, उस इच्छा का कोई भी रोल नहीं है। तो आप फिजिकली जाकर खरीदते हो, ये आपका असेंडेंट का रोल होता है और इसके अंदर असेंडेंट चार्ट आ जाएगा आपका। तो स्टेप नंबर 2 है यूज ऑफ द असेंडेंट चार्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है तीनों का यूज, मगर आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा फ्यूचर में भी। तो द असेंडेंट शोज फिजिकल एक्शन, आप फिजिकली कौन सा एक्शन लोगे वो असेंडेंट बताएगा। हाउ योर बॉडी रिएक्ट मूव्स एंड एक्ट इन द रियल वर्ल्ड, मतलब आपका शरीर उस चीज के लिए क्या एफर्ट कर रहा है वो असेंडेंट बताएगा। असेंडेंट चीज को प्रैक्टिकली पजेस करने में हेल्प करेगा। लग्न कुंडली केवल मेंटली सोच लाएगी और असेंडेंट आपकी मदद करेगा कि हम उसे लेकर आए। तो यहाँ पर कह रहे हैं आफ्टर फॉर्मिंग ए मेंटल इमेज, हम किसी भी चीज की मेंटल इमेज बना लेंगे, वो चंद्रमा है। यू विजिट द शॉप एंड परचेज द आइटम, वो असेंडेंट है। आपके दिमाग के अंदर है शादी करनी है, आप जाओगे जीवनसाथी.com मैट्रिमोनियल साइट पर ऐड दोगे, आपने इमेज बनाई, केवल चंद्रमा ने क्या बनवाया, वाइफ आएगी, हस्बैंड आएगा, ऐसा होगा, राजकुमार होगा, राजकुमारी होगी, हीरो होगा, हीरोइन होगा, इमेज बन गई। अब आप क्या करोगे, मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर ऐड दोगे, फिर उससे मिलोगे, वो असेंडेंट का रोल है। सो दिस मीन्स बोथ योर माइंड मून एंड असेंडेंट आर अलाइंड। रियल रिजल्ट हैपन ओनली व्हेन बोथ आर एक्टिव, दोनों में से एक भी एक्टिव नहीं होगा तो रियल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए चंद्रमा का भी रोल होता है और आपका असेंडेंट का भी रोल होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द असेंडेंट बेस्ड ट्रांजिट एनालिसिस मगर मोर रिलायबल है बिकॉज इट डील्स विद द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट जस्ट थॉट्स और मूड्स। दैट इज वाई मेनी एस्ट्रोलॉजर रिलाई हेवीली ऑन इट। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की है। क्या जवाब देने की कोशिश की है? आपके बहुत लोगों के दिमाग में होता है चंद्रमा से देखें, असेंडेंट से देखें। मैंने तो यहाँ पर कहा है कि दोनों से देखो। चंद्रमा से तब नहीं देखना है जब चंद्रमा पीड़ित है, अदरवाइज चंद्रमा का भी रोल है मगर सबसे ज्यादा रोल असेंडेंट का होता है, क्योंकि जब तक असेंडेंट कुछ नहीं करेगी वो चीज होने वाली नहीं है। अकेला चंद्रमा चीज को नहीं करा सकता, अकेला असेंडेंट फिर भी करा सकता है। अकेला असेंडेंट ऐसे करा सकता है, आपके दिमाग में नहीं आया, किसी ने और ने फोर्स कर दिया आपको, तभी भी असेंडेंट कर देगा। चंद्रमा है तो और अच्छा है, मगर चंद्रमा नहीं है तभी भी इवेंट लाइफ के अंदर घटित हो जाता है। बहुत बच्चे मैरिज नहीं करना चाहते, पेरेंट्स फोर्स करते हैं, कर ही लेते हैं, उनके दिमाग के अंदर कोई विचार नहीं आया। मगर आजकल पेरेंट्स को क्या है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी के पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई इसकी मैरिज नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, करो करो, 22-24 साल का हो गया तू भाई, मतलब एक्सपायरी निकलने वाली है तेरी, डेट जो लिखी हुई थी ऊपर वो 24 साल एक्सपायरी लिखी हुई थी, तेरी हो चुकी है, अब तो तुझे मैरिज करनी पड़ेगी, पता नहीं तो आसमान गिर जाएगा, संतान करनी पड़ेगी, इसके बाद शादी होगी तो मदर्स, अब 1 साल हो गया शादी को, 2 साल हो गया, बच्चे पैदा करो। तो ये वो आपका उसका मून लगने नहीं, उसके केस में वो करेगी आपकी। अब मून से देखोगे तो उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो असेंडेंट मगर फिर भी इवेंट को करा सकती है। देखिए मून भी यदि किसी इवेंट को जस्टिफाई कर रहा है, असेंडेंट भी कर रहा है, तो वो तो बेस्ट कंडीशन होगी, दोनों एक्टिव है तो वो रिजल्ट आने के काफी ज्यादा चांसेस है। मगर मून कुंडली मना कर रही है। मना कर रही है का मतलब क्या है समझने की जरूरत है। व्यक्ति की इच्छा नहीं है, नहीं खरीदना, उसको कार नहीं खरीदनी, उसको पत्नी नहीं चाहिए, उसको बच्चे नहीं चाहिए, इनमें से उसको कोई भी चीज नहीं चाहिए, मगर फिर भी वो करेगा औरों के कहने पर। तो उसकी मून कुंडली ने उसको इजाजत नहीं दी, मगर आपकी असेंडेंट फिर भी किसी काम को कर सकती है। इसलिए असेंडेंट को यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर द मून कुंडली। सो असेंडेंट बेस्ड ट्रांजिट एनालिसिस इज more reliable because it deals with the physical consequences, not just thoughts or moods. That is why many astrologers rely heavily on it. तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसलिए असेंडेंट से देखना प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यदि आप शॉर्टकट भी यूज करते हो तो असेंडेंट कुंडली को इंपॉर्टेंस दीजिए चंद्र कुंडली पर, दोनों को यूज करिए मेरे हिसाब से। मगर आप सोच रहे हो कि कौन टाइम लगाएगा, तब असेंडेंट कुंडली के बगैर इवेंट घटित नहीं हो सकता। ओनली आपकी मून कुंडली किसी भी इवेंट को नहीं कर सकती। अब आ जाता है स्टेप 3, द थर्ड डायमेंशन,
नेटल प्लैनेट बेस्ड ट्रांजिट। ये नेटल प्लैनेट बेस्ड ट्रांजिट है, और जो मेरा जो ये कोर्स है इसमें आपको यही एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो कोई यूज़ नहीं करता प्रैक्टिकली। कुछ लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले यूज़ करते हैं बहुत कम, पर इन जनरल ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। तो थर्ड डायमेंशन है नेटल प्लैनेट बेस्ड ट्रांजिट। ये CS पटेल सर का एक वो एक्सक्लूसिव वो है कि वो इसे यूज़ किया करते थे, और उनके साथ के एसोसिएशन में जितने भी हैं आपके गुजरात और बॉम्बे में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ज़्यादातर, आपने मेहता जी की बुक पढ़ी होगी प्रेडिक्शन में, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रेडिक्शन, वो MS मेहता जी वो भी ये यूज़ किया करते थे, एक SK मेहता जी वो भी ये टेक्निक यूज़ किया करते थे, और CS पटेल वो तो ये यूज़ किया करते थे बहुत ज़्यादा। तो जो थर्ड डायमेंशन है वो हमारे यहाँ डेली बेस्ड जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो कोई भी यूज़ नहीं करता, सब जगह पे मैं देख चुका, किसी को ABCD भी नहीं पता इसका। सो थर्ड डायमेंशन नेटल प्लैनेट बेस्ड ट्रांजिट, ये क्या है? थर्ड एंड ऑफन ओवरलुक्ड, इसको हम बुला देते हैं। डायमेंशन इन्वॉल्व ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स मूवमेंट ओवर योर नेटल प्लैनेटरी पोजीशंस। मतलब आपके कुंडली के जो नेटल सैटर्न है, कुंडली का जो नेटल जुपिटर है, कुंडली का जो नेटल राहु है, उसको मानकर आपके ये ट्रांजिटिंग सैटर्न जुपिटर राहु किस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो इवेंट किस तरीके से होने वाला है। मतलब जो स्वाद है इवेंट का, इवेंट हो गया फिजिकली कार खरीद लाए, शादी कर लाए, बच्चा ले आए, मगर अब उसका स्वाद क्या मिलने वाला है आपको? तो स्वाद के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। आप कहते हो ना ट्रांजिट अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, सैटर्न का ये फलाना ट्रांजिट अच्छा होता है, उसका ये ट्रांजिट बुरा होता है, वो सारी कहानी इस थर्ड स्टेप के अंदर आने वाली है, और यही असली ट्रांजिट का एप्लीकेशन है। जो थर्ड स्टेप इज द रियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नेटल जुपिटर इज इन एक्वेरियस एंड करेंटली ट्रांजिटिंग जुपिटर इज इन एरीज, तो करेंटली तो वो आपका जेमिनी में है। इन योर प्लेनेट ट्रांजिट चार्ट, जो मैंने तीसरा चार्ट बनाया था, आपको क्या करना है? जुपिटर को तो नेटल को तो जहां पर है वहां लिख देना है, और ट्रांजिट वाले को जहां पर है वहां लिख देना है। अब इनको हम देखेंगे एक दूसरे को किस तरीके से देखेंगे, उस पर मैं आगे बढ़ूंगा, और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि जो आपका वो इवेंट होने वाला है वो घटित भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और लग्न कुंडली वैसे बता देती है कि इवेंट होगा कि नहीं होगा, मगर वो इवेंट का जिसे हम बोलते हैं, देखिए ट्रांजिट को एक दूसरा वर्ड बोल देते हैं, ट्रांजिट इज ऑल्सो कॉल्ड डिलीवरी बॉय। आपका जो आपने कोई अमेजोन से ऑर्डर किया, अमेजोन पे आपने एक चीज देखी, वो आपका चंद्रमा है, आपने उसको फिजिकली ऑर्डर कर दिया, वो आपका असेंडेंट है, ऑर्डर कर दिया। अब लेकर जो आ रहा है, लेकर आ रहा है वो आपका पोस्टमैन है, वो ट्रांजिट है, वो आपको उसको डिलीवर करेगा। अब वो उस पैकेट को आपको जो आपने ऑर्डर किया वो आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा, बुरी कंडीशन में मिलेगा, ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी इस तीसरे पैरामीटर पर, कि आपने ऑर्डर किया एक पर्टिकुलर कपड़ा ऑर्डर किया, कोई और आइटम ऑर्डर किया, पता लगा वो फाड़ तोड़ कर ला गया दे गया आपको, और इसके बाद पता चला कि उसमें एक्सचेंज का भी प्रोविज़न नहीं है, और आप उसकी वजह से सफ़र कर रहे हो, आपके पैसे भी खर्च हो गए। तो ये ट्रांजिट का रोल है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट का खराब रिजल्ट। ट्रांजिट का अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और ट्रांजिट का खराब रिजल्ट भी मिलता है, उसको हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। तो समरी ऑफ 3 डायमेंशंस, जो 3 डायमेंशन की समरी है, वो उसमें जो फर्स्ट डायमेंशन मैंने बताई थी वो थी आपका चार्ट, जिसे बोलते हैं मून चार्ट। व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये आपके मेंटल इम्पैक्ट, मूड, इमोशनल ट्रिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन टू यूज, ओनली मून इज स्ट्रॉन्ग एंड अनअफ्लिक्टेड। कब यूज करेंगे इसको? जब मून स्ट्रॉन्ग हो, अफ्लिक्टेड नहीं हो, तभी आपको मून चार्ट को यूज करना है। यदि मून अफ्लिक्टेड हो, मैंने 5 पैरामीटर बता दिए थे, उनमें से कुछ भी स्थिति है तो मून चार्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आपके मन का कोई लेना देना नहीं, आपका कोई मानेगा ही नहीं मन की। आपका यदि मेंटली आप अनस्टेबल हो तो घर वाले भी नहीं मानेंगे। आप कहोगे मुझे शादी करनी है, घर वाले कहेंगे नहीं नहीं ठीक नहीं है, वो अपनी मर्जी से करेंगे। सेकंड वन इज द असेंडेंट चार्ट, फिजिकल एक्शन, टेंजिबल आउटकम्स। टेंजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज को हम एक्चुअली परचेज करेंगे, तो फिजिकल एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है आपका। और थर्ड वन है आपका प्लेनेटरी ट्रांजिट, इट इज डायनेमिक इफेक्ट ऑन द नेटल प्लेनेट। नेटल प्लेनेट पर जो इफेक्ट है ट्रांजिटिंग प्लेनेट का, उसे हम देखेंगे। तो ये आपको जब भी ट्रांजिट देखेंगे तो हम 3 डायमेंशंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको ये मैंने अभी तक सारी चीज़ें बताई, किस चीज़ को हम किस तरीके से देखेंगे।
तो यहाँ पर ये मैं फाइनली वर्ड बोलूँगा, आज की क्लास में छोटी रखूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सीधा टॉपिक पर आ जाऊँगा और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फाइनल इंसाइट जो मैंने अभी आपको बताया, शिवानंद जी ब्यूटीफुली सेड, एक से है, ये कोट है, प्लेजर डजंट लाई इन द ऑब्जेक्ट, इट लाइज इन द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है खुशी ऑब्जेक्ट से नहीं मिलती, उसके उपयोग से खुशी मिलती है। आप किसी भी चीज़ को पजेस कर रहे हो, पजेशन से खुशी नहीं मिलेगी। पजेशन मतलब आपका असेंडेंट कुंडली तक। इट लाइज इन द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका जो तीसरा चार्ट है वो बताएगा। सिमिलरली इन एस्ट्रोलॉजी, रिजल्ट डोंट लाई इन सीइंग और इमेजिनिंग। हम किसी चीज़ को देखें और इमेजिन करें, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उसे ले लो और इसके बाद उसको एंजॉय ना करो, तब तक किसी भी रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें यही देखना है। Thus to truly understand transit, look at what your mind sees. चंद्र कुंडली से देखेंगे, what your body does, ascendant से देखेंगे, and how the energies move through your life blueprint, मतलब प्लेनेटरी ट्रांजिट से देखेंगे कि वो आपकी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट है वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, वो आपको प्लेनेटरी पोजीशन बताएगी। तो जब भी अब आप ट्रांजिट देखोगे तो 3 कुंडलियों की आपको जरूरत पड़ेगी। ब्रीफ में सबसे पहले जो मैंने अभी आज की क्लास में बताया है उसको मैं सम अप करूंगा इन 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अंदर लेकर जाऊंगा एक एक कुंडली के, कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ देखनी है। तो मैं यहाँ पर जो बता रहे हैं, हम अक्सर जो ट्रांजिट देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, असेंडेंट से देख लेते हैं, कई लोग मून से देख लेते हैं। तो मैंने आपको एक क्लैरिफाई किया है कि कहाँ कहाँ से ट्रांजिट को किस लिए देखना जरूरी है। ट्रांजिट का मतलब क्या है, हम जो रिजल्ट मिलेंगे वो अकेले ट्रांजिट पर डिपेंड नहीं करते, मगर ट्रांजिट का जितना भी रोल होता है, दशा आएंगी तभी रिजल्ट मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया अप्रोप्रिएट। अब जो भी रिजल्ट मिले उसमें जो ट्रांजिट का रोल होता है, तो वो घटना फाइनली घटित होगी। आपने एक सैटेलाइट छोड़ दिया ट्रांजिट से, मगर वो गिरेगा या अपने टारगेट को हिट करेगा, ये भी तो एक चीज़ है ना, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो 3 तरह की कुंडलियाँ बनाओगे आप। सबसे पहले मून कुंडली बनाओगे, फिर लग्न कुंडली बनाओगे, फिर आप एक करंट ट्रांजिट प्लैनेट की कुंडली 3 फॉर्म करोगे। चंद्र कुंडली बताएगी आपके मन की स्थिति, कि आपसे पूछने आया कि भाई ये शादी होगी कि नहीं होगी, आप देखोगे उससे कि इसके मन में भी है कि नहीं। असेंडेंट बताएगा, असेंडेंट कुंडली देखेंगे कैसे, क्वेश्चन अभी मैंने आपको आंसर नहीं किया है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इन पर हम जाएंगे कि किस तरीके से देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा असेंडेंट कुंडली में यदि ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ट्रांजिट इवेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट भी कर दिया, अब वो इवेंट होगा आपका, उसका एंजॉयमेंट, जो आखिर सेंटेंस है, प्लेजर डजंट लाई इन द ऑब्जेक्ट, इट लाई इन द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप उसका उपयोग भी कर पाओगे या नहीं। अब वो आपको देखना पड़ेगा, करंट जो प्लेनेटरी आपका जो भी आप बनाओगे कुंडली, उसकी हेल्प से देखना पड़ेगा। तो ये 3 पैरामीटर है, मैंने आपको आज की क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल इसको बताया है। अगली क्लास के अंदर मैं इनमें एक एक चीज़ के अंदर घुसूंगा कि किस तरीके से आपको देखना है, और जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा वो तीसरे पोर्शन पर होगा। पहले 2 पोर्शन आप सब लोग यूटिलाइज करते हो, और मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो 3rd पोर्शन का होगा, कि वो इवेंट आपका घटित होगा तो किस फॉर्म के अंदर घटित होने वाला है, वो आपको बताएगा 3rd वन। हालांकि तीनों की इंपॉर्टेंस है, ऑल 3, मून से देखने की भी इंपॉर्टेंस है, असेंडेंट से देखने की भी इंपॉर्टेंस है, और आपका प्लेनेटरी ट्रांजिट कंडीशन से भी देखने की इंपॉर्टेंस है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास को मैं इतना ही रखूँगा, कुछ लोग नए हैं, लंबी हो जाएगी क्लास। किसी का कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन रेज योर हैंड। एक जो लोग क्लास में आते हैं बीच में छोड़कर ना जाएं, जो न्यू कमर्स हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, ये नहीं कि क्लास को बीच में छोड़ दें। जब आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो, इसमें भी काफ़ी लोग छोड़ गए हैं, छोड़ने का मुझे नहीं पता क्यों छोड़ के गए हैं, पर मैं ये एडवाइस करूँगा यदि आप क्लास में आ रहे हैं तो बता के जाएँ कि भाई छोड़ के जा रहे हैं। जी नितिन जी बोलिए। सर ये खाली इतना ही समझ में आ गया कि पहले तो शादियों में जाने से पता चलेगा मुझे शादी करनी चाहिए, मेरे मन में इच्छा जागेगी, और तभी देखा जाएगा कि भाई मून एफ्लिक्शन में नहीं है तो मून ने बता दिया कि इसकी इच्छा हो गई।
फिर मैं अपने लिए मेहनत करना चालू करूंगा, तो मैं मैट्रिमोनियल साइट है, पंडितों से मिलूंगा, ये वो लड़कियां देखूंगा, मिलाऊंगा कुंडलियां, फिर शादी की डेट नक्की करेंगे, वो हो जाएगा हमारा लगन का चार्ट। और बाद में जब मेरी मैरिज का एनवायरनमेंट कैसा होगा कि भाई मेरी कोविड में आ गई, खाली बारात में 50 जन आएंगे, वो बताएगा मेरा ट्रांजिट का जो चार्ट है, वो जो 3 प्लानिट का जो नेटल और ट्रांजिट का जो कंडीशन है, उससे मुझे पता चलेगा फ्लेवर कैसा होगा मेरी मैरिज का, बिल्कुल कि बिल्कुल मेरी धूमधाम से 1000 लोग खाना खा के जाएंगे या 50 लोग आएंगे, और वो भी मुंह पे वो कपड़ा बांधे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बस इतना ही है ना सब ये। बिल्कुल इतना ही और है। सर एक चीज आपसे क्लियर करनी थी, वो जो मून चार्ट बनाएंगे सब, उसमें आपने कंडीशन लिखी है कि मून 6 से 12 में नहीं होना चाहिए, तो जब हम उसको रोटेट करेंगे नहीं तो वो नहीं, D1 असेंडेंट चार्ट में 6 से 12 में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बस हाँ सब मेरा हो गया, सब पत ठीक है। गया। हाँ कुशांगी गोयल मैम। प्रणाम गुरुजी। जी अ, प्रणाम। मैं आपकी नई स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिली भी हो सकता है। कोई बात नहीं। गुरुजी, जैसे कि मान लीजिए हमने मून से देखा, तो मून तो जैसे अफ्लिक्टेड है, मान लीजिए राहु का उस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, या फिर शनि का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से हमने मून चार्ट को सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी या रखा ही नहीं। अब लेकिन असेंडेंट जो है, असेंडेंट भी जो है वो भी राहु केतु या फिर उसके एक्सिस में आ गया, तो या फिर बहुत ही कम डिग्री का है, तो नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या? असेंडेंट में डिग्री नहीं देखनी आपको। अच्छा, और राहु केतु एक्सिस पे आ गया, वो भी हमें नहीं नहीं, वो तो देखना? जब एक शरीर है तो वो उसके काम तो होंगे ही। आपका मन सपोर्ट करे या ना करे, जब शरीर है तो वो खाना भी खाएगा और सारे इवेंट उसके होने ही होने हैं। अच्छा, और एक चीज और समझनी थी, जैसे कि कुछ लोगों का मून और असेंडेंट मतलब सेम ही हो गया। जैसे कि अगर मून फर्स्ट हाउस ठीक में है ही है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ये समझ सकते हैं कि यानी इसके साथ तो जो भी होगा वो एक्सट्रीम में होगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उसके आप मून और असेंडेंट को दोनों का देख लो, और यदि जो भी दिखाई देगा आपको एक जैसा लगेगा, मून से भी असेंडेंट से भी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। तो उसके केस में दो चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जनरली क्या होता है, जो उसके दिमाग के अंदर जो चीज़ आ जाती है उसे वो करके मानता है। अच्छा। मतलब और जिसको बोलते हैं ना मोर डिटर्मिनेशन, विल पावर स्ट्रांग होती है जिस पर्सन की लगने के अंदर मून होता है। अच्छा, चाहे अफ्लिक्टेड भी हो? अफ्लिक्टेड होगा तो वो मतलब होगी फिर भी विल पावर, जो कहते हैं ना अफ्लिक्टेड वे में भी तो विल पावर होती है। आपने जी। डर मूवी देखी थी? डर मूवी हाँ। क्या था उसमें? जी जी गुरुजी, समझ गए। समझ गए? तो एफ्लिक्टेड भी विल पावर का मतलब होता है पागलपन की हद तक। मून अफ्लिक्ट हो गया, लग्न में भी बैठा हुआ है, तो वो इस तरीके से उसके अंदर जिसको बोलते हैं इंटेंस काइंड ऑफ वो थिंग होगी, पर वो जनरली उसके अंदर विल पावर होती है। जी गुरुजी, और बस एक लास्ट क्वेश्चन और था कि मान लीजिए मून अफ्लिक्टेड है लेकिन उसको पॉजिटिव भी मिला हुआ है, मान लीजिए वो जुपिटर के साथ है पर राहु से एस्पेक्टेड है, सैटर्न से एस्पेक्टेड है, तो भी हम मून चार्ट को उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं देंगे? नहीं, अब उसमें आप प्लस माइनस करोगे तो आप डिसीजन लेना पड़ेगा खुद। अच्छा, प्योरली ठीक है जैसा गुरु। मैंने जिस फॉर्म में बताया उस तरीके से तो वो एफ्लिक्टेड ही है। सपोज नीच का हो गया तो साथ में जो मर्जी बैठा है एफ्लिक्टेड है। सपोज वो आपका अमावस्या का है, सूर्य के साथ बैठ गया तो वो एफ्लिक्टेड है, चाहे जुपिटर देखे चाहे जो मर्जी देखे। अब राहु के साथ बैठ गया तो जुपिटर देख ले चाहे जो मर्जी देख ले, वो आपका ग्रहण दोष लग गया, वो एफ्लिक्टेड ही है ऑलमोस्ट इन सभी केसेस में। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मोनू मैम, मोनू बस मैम है, सर है? नमस्ते सर। नमस्कार मोनू जी। हाँ जी। सर एक्चुअली संजय वत्स हूँ मैं, ये मेरे बेटे का नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ जी संजय जी। तो सर ये मैं ये जानना चाह रहा था सर, कि मान लो एक ही एस्पेक्ट आ रही हो, मान लो चाहे शनि की आ रही हो चाहे राहु की आ रही हो, सिर्फ एस्पेक्ट आ रही है, साथ में नहीं बैठे हुए हैं, तो भी मून को हम एप्लीकेट मानेंगे सर? और सडबल में अगर मान लो मून के पॉइंट्स अच्छे हों तो? नहीं, उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। मैंने जितना बताया उतना रखो, इसके अलावा कुछ मत लेके आओ। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन आपने पढ़े हो ना उनको कुछ कुछ मत लगाओ। मैंने पांचों पॉइंट लिख दिए हैं, इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो एफ्लिक्टेड है, बस बाकी चीज़ें मत देखो, उसमें शटबल वगैरह कुछ नहीं देखना। अच्छा एफ्लिक्टेड मतलब प्लेनेट का भी शटबल बहुत हाई हो सकता है।
अच्छा, मतलब सिंगल एस्पेक्ट भी आ रही हो, अगर हाँ, मान लो चाहे शनि एस्पेक्ट की आ रही वैसे हो मैंने चाहे लिखा नहीं है, राहु मैंने की हो। कंजंक्शन लिखा है यहाँ पर। सैटर्न मून को जब भी एफ्लिक्ट करता है विषयोग बन जाता है, तो आपका चंद्रमा तो पीड़ित हो ही जाता है। अच्छा, मतलब कंजक्शन हो तो ही, एस्पेक्ट नहीं लेनी सिर्फ। एस्पेक्ट में भी पीड़ित हो जाता है, पर कंजंक्शन रख लीजिए आप, सैटर्न और मून का कंजंक्शन है। आप इतना आप देख सकते हो, यदि दोनों में डिग्री वाइज ज़्यादा है तो आप उसको उतना एफ्लिक्टेड नहीं मानोगे, मगर डिग्री वाइज क्लोज है तो एफ्लिक्टेड है, बाकी चाहे जुपिटर देख रहा हो चाहे जो मर्जी देख रहा थैंक यू सर। हो। दीपक कटारिया मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर ये जो आप बता रहे हो कंजंक्शन, तो ये अपन टाइम में भी देखेंगे या जैसे वैदिक नहीं होते हैं नहीं, वो प्रॉपर नहीं वैसे देखना, ही देखना है जैसे? वो नहीं, यहाँ पर एक साथ बैठे हो दोनों। ओके। और सर जो आप ट्रांजिट का बेसिक कोर्स बोल रहे हो वो आप वो दे दूंगा मैं आपको, वो मैं दे दूंगा, डोंट वरी। स्नेहल जी। स्नेहल जी। माधवी मैम। Namaste, sir. जी This is नमस्कार। not to question. Sorry. This is not to question you, but to clarify my understanding. ये ट्रांजिट में दशा होनी जरूरी है, लेकिन हमने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दशा की क्लास में बात की थी कि केंद्र के रिजल्ट से अब ट्रांजिट। वो मैं बताऊंगा आपको, अभी मैंने एक जनरल बताया है, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को मैं बाद में ओके डिस्कस ओके करूंगा। ओके, मुझे तभी भी क्वेरी था कि शादी हो सकती है कि नहीं दशा के बिना, नहीं, इसलिए वो मैं मैंने आपको पूछ लिया। लेटर ऑन क्लैरिफाई करूंगा, अभी वो मैं ट्रांजिट के बेस से करा रहा हूँ। उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई ओके करूंगा जब मैं जाऊंगा उसके ट्रांजिट के स्पेसिफिक उसमें, क्योंकि वहां पर भी ओके। जो मैंने आपको बताया है कि केंद्र स्थानों में भी ये दशा हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ, रिजल्ट हो तो प्रोबेबिलिटी बगैर बढ़ दशा जाती भी मिल जाते हैं, मगर दशा हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है चीज़। है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। सर, ये सेट राहु की नौवीं दृष्टि को भी एफ्लिक्टेड गिनते हैं चंद्र ये मून पे? मैं जो कराऊंगा उसमें राहु की दृष्टि नहीं लेंगे, दृष्टि नहीं लेनी। हम और एक्सिस लेंगे, राशि केवल सर? राहु केतु एक्सिस। एक्सिस लेना है। और राशि सर, राशि? राशि मतलब? राशि मतलब सेटन की राशि में चंद्र हो तो नहीं, उससे कुछ कुंभ नहीं, या उससे कुछ मकर, नहीं है। उससे कुछ नहीं है। नहीं। तो सर ये राहु की नौवीं दृष्टि पड़ती हो फिर भी चंद्र कुंडली तो देखनी ही है, हाँ तब देखनी है। तब देखनी है। हाँ, थैंक यू सर। हेमा मैम। सर एक बात जाननी है, एक जो कुंडली मेरे दिमाग में है उसके लगन में ही मून है और अमावस्या का जन्म है, सन भी है, तो फिर इस कुंडली को फिर हम कैसे प्रिडिक्ट चंद्रमा करेंगे? को क्योंकि कंसीडर करने चंद्रमा की जरूरत नहीं है, लगने से तो देखोगे ही ना। लग्न से देखेंगे, हाँ। और जो आपने ट्रांजिट बताया ये वाला हाँ, प्लैनेटरी दो ट्रांजिट पोजीशन, देखेंगे चंद्रमा से, तो एक्चुअली जिसकी लग्न में चंद्रमा हो गया तो चंद्र कुंडली का तो मतलब ही कुछ नहीं रहा ना, वो सेमी कुंडली होगी ना, असेंडेंट भी। और साथ में अमावस्या का भी हो गया तो ज्यादा पीड़ित हो गया, राहु केतु हाँ, भी वो है, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया, पर असेंडेंट से तो हर हाल में देखना ही देखना है आपको। देखना ही देखना है। और असेंडेंट दूसरा में तो ये हमने कंडीशन नहीं रखी ना, वो पीड़ित है, वहां पर हम ऐसे हाँ असेंडेंट कुंडली देख हाँ, रहे हैं उसको। और इसका फलित करने के लिए जो आप ट्रांजिट बता रहे हैं वो लगाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। भारती मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मैं यही पूछ रही थी कि अगर मान लो मून एफ्लिक्टेड है, तो क्या हम, ऐसा थोड़ी ना है कि उस आदमी का कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा जो हम उसको देखेंगे ही नहीं, नहीं वो तो नहीं देखा ही जाएगा, चाहे एफ्लिक्टेड हो चाहे ना हो। नहीं, वो ठीक है, पर वो उसके उसके अंदर उसके जो विचारों में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उसका ज़्यादा रोल नहीं होगा, उसके जो वो थॉट प्रोसेस की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो सोचेगा वैसे करेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, बहुत सारे लोग आप देखते हो ना कि सोचते ही रहते हैं, हाँ मगर जी। वो वैसी कोई चीज़ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते कभी भी, या तो वो किसी के कहने पे करते हैं। घर में आप देखते हो ना, पति देव हाँ वाइफ जी। के कहने पे, जबरदस्ती कहने पे कुछ काम करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं है, होता है कि नहीं? हाँ जी। हाँ हाँ होता है सर। हाँ, तो बस वो स्थिति है, वो उसका मन जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा,
उसके अंदर जो विचार आएंगे वो यूजलेस निकल जाएंगे, और जो भी है वो और लोगों के असर में उसके असेंडेंट को तो काम करना ही पड़ता है लाइफ के अंदर। असेंडेंट बगैर करे नहीं रह सकती, क्योंकि हम बॉर्न हुए हैं, शरीर है, तो उसके लिए खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, खरीदना भी पड़ेगा। मगर उसके मून का जब एफ्लिक्टेड होता है तो वो डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके मन में जो विचार आते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, तो इससे तो फिर कुंडली मतलब टोटल ऑल ओवर वीक ही हो जाएगी। नहीं, वो कंक्लूजन मत निकालो आप केवल, यहाँ पर मैंने वीक स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं बता रहा आपको। ट्रांजिट देखने के लिए 3 पैरामीटर हैं, ये बताए मैंने, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कौन सी वीक होगी कौन सी स्ट्रॉन्ग। हमें मून कुंडली देखनी है, वो उसके मेंटल स्टेटस को बताएगी। इसके बाद हमने असेंडेंट कुंडली देखनी है, वो फिजिकल स्टेटस को बताएगी, और करंट प्लानिटरी कुंडली बताएगी उसका एंड में वो क्या होगा, कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो 3 कंडीशंस होती हैं। मून कुंडली ये बताती है कि आपके माइंड के अंदर विचार आया। आपकी असेंडेंट कुंडली ये बताएगी कि आप फिजिकली उस काम को करने जा रहे हैं, और इसके बाद आपकी प्लानिटरी कुंडली बताएगी कि उसके किस तरीके के वो ट्रांजिट के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये वो बताएगी। तो मून कुंडली यदि एफ्लिक्टेड है तो वो आप छोड़ दीजिए, और असेंडेंट से देखना है, वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं देखेंगे। जी जी। और सर अगर जैसे अभी और भी लोगों ने पूछा था, जैसे लगन